स्वागत है। सोचो एक हाई स्टेक्स चेस गेम चल रही है जहां किंग, क्वीन और रुक सभी बोर्ड पर सुप्रीम कंट्रोल चाहते हैं। कौन किसे चेकमेट करेगा? बिल्कुल ऐसी एक कांस्टेंट पावर स्ट्रगल इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच चलती रहती है। कौन बनाएगा रूल्स, कौन करेगा फाइनल कॉल? ये कोई सिंपल गेम नहीं है माय फ्रेंड। बिल्कुल। और इसी गेम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को आफोंडो यानी गहराई से समझना सबसे जरूरी है। यहाँ हर मूव के पीछे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, एक लैंडमार्क जजमेंट या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी छिपी होती है। एग्जैक्टली तो अगर इस फैसिनेटिंग पावर डायनामिक को आसानी से समझना है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि हम एक ऐसी जर्नी पे निकल रहे हैं जहां कॉम्प्लेक्स आइडियाज एकदम सिंपल हो जाएंगे। चलो आज का लर्निंग मैप देखते हैं। हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। यस, हियर्स आवर रोड मैप। पहला, सुप्रीम कोर्ट और एनजेएसी एक्ट का फेमस फेस ऑफ यानी एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की अल्टीमेट लड़ाई। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस यानी पीआईएल्स, क्या ये जुडिशरी का लेजिस्लेचर के डोमेन में आने जैसा है? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर एक लक्ष्मण रेखा कैसे बनाता है? चौथा, क्या पावरफुल कैबिनेट सिस्टम ने पार्लियामेंट को सिर्फ एक रबर स्टैंप बना दिया है? पांचवां, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, कन्वीनियंस या कंट्रोवर्सी? छठा, दिल्ली के एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच का पॉलिटिकल टसल, मतलब अ नेवर एंडिंग स्टोरी। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ऑर्डिनेंस पावर को आखिरकार रिपील कर देना चाहिए या नहीं? तो चलो शुरू करते हैं इस हाई स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल चेस गेम का एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिग क्वेश्चन। Critically examine the Supreme Court's judgment on the National Judicial Appointments Commission Act 2014 with reference to the appointment of judges of higher judiciary in India. Broad micro theme: executive versus judiciary. ओके तो इसका कोर आइडिया है जुडिशरी इंडिपेंडेंस की लड़ाई। हाँ। बेसिकली गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जजेस अपॉइंट करने के लिए एक नया सिस्टम नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4.1 मेजॉरिटी से कहा नोप, नॉट हैपनिंग, और उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन कर दिया, पर क्यों? What was the main reason? क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो खतरे में थी। अच्छा, इसको एक कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझे। हाँ बिल्कुल। सोचो एक कंपनी है जिसका एक इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। राइट ये डिपार्टमेंट कंपनी के कामकाज पर नजर रखता है। राइट। अब अगर सीईओ यानी एग्जीक्यूटिव ये रूल बना दे कि ऑडिटर्स को सिलेक्ट करने वाली कमिटी में सीईओ और उनके लोग भी होंगे, तो क्या ऑडिट फेयर रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली। एनजेएसी केस में सुप्रीम कोर्ट को यही लगा कि ऐसी कमिटी से जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी। चलो अब इसको डिटेल में अनपैक करते हैं। फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन। किसी भी डिस्कशन को शुरू करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी होता है। तो पहले आराम से अ बिट ऑफ बैकग्राउंड देना होगा कि इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। राइट, कोलेजियम सिस्टम का जिक्र करना पड़ेगा। बिल्कुल। यू शुड मेंशन द एग्जिस्टिंग कोलेजियम सिस्टम जो 3 जजेस केसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ, और फिर इंट्रोड्यूस करो कि एनजेएसी इस सिस्टम के ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रपोज किया गया था। दिस क्रिएट्स अ परफेक्ट सेटअप। गॉट इट। अब आते हैं बॉडी पर। सबसे पहले तो एनजेएसी एक्ट के की फीचर्स क्या थे, मतलब इस कमीशन में कौन कौन था? राइट तो की फीचर्स ऑफ एनजेएसी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कंपोजिशन। जी। ये एक 6 मेंबर बॉडी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चेयरपर्सन थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, द यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस। ये एमिनेंट पर्संस यही सबसे कंट्रोवर्शियल थे ना? हाँ, उन्हें एक कमिटी सेलेक्ट करती जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते। इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मतलब मामला पेचीदा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्ट्रक्चर को स्ट्राइक डाउन क्यों किया? व्हाट वर द एग्जैक्ट ग्राउंड्स फॉर स्ट्राइकिंग डाउन एनजेएसी? ये इस डिस्कशन का हार्ट है। बेसिकली 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट, वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने बहुत फर्मली कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, और एनजेएसी में लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस का होना, जिनके सिलेक्शन में एग्जीक्यूटिव का बड़ा रोल था। एग्जैक्टली तो उनका होना जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक डायरेक्ट अटैक था। सेकेंड रीजन, प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस यानी 2015 में 4.1 वर्डिक्ट से क्लियर किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी की प्राइमेसी नॉन नेगोशिएबल है। मतलब फाइनल से जुडिशरी का ही होगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव का रोल सिर्फ एक चेक हो सकता है, पर फाइनल से नहीं। और थर्ड, डिल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। कोर्ट को लगा कि एनजेएसी ने 3 जजेस केसेस से एस्टैब्लिश हुए जुडिशियल प्राइमेसी के प्रिंसिपल को कमजोर किया है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द सिस्टम? इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या हुए, मतलब इसके बाद हुआ क्या? इसके रिजल्ट्स काफी सिग्निफिकेंट थे। फर्स्ट, रेस्टोरेशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम। वही पुराना कोलिजियम सिस्टम यानी सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट एससी जजेस फॉर एससी अपॉइंटमेंट्स वापस आ गया। अच्छा। सेकंड, एग्जीक्यूटिव्स रोल वाज curtailed। एग्जीक्यूटिव का रोल अपॉइंटमेंट्स में काफी लिमिट हो गया, जिससे दोनों ब्रांचेस के बीच थोड़ी टेंशन भी बढ़ गई। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कंपैरिजन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्रीफली मेंशन करो कि यूएसए में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और सेनेट कंफर्म। हाँ।
बट इंडिया ने इस जजमेंट के थ्रू जुडिशियल प्राइमेसी मॉडल को और भी मजबूत किया। परफेक्ट। और फाइनली कंक्लूजन। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं है, सोल्यूशन की तरफ भी इशारा करना जरूरी है। बिल्कुल, कंक्लूजन में हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि कोलिजन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है और उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। राइट, तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी की जरूरत है। एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए जहां जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों मेंटेन हो। शायद एक रिफॉर्म्ड कोलिजियम सिस्टम ही इसका आंसर है। Great. चलो, let's get into some cross questions to solidify this. First, एक content question, judicial independence इतना sacred concept क्यों है इंडिया में? Why is it so important? तो देखो, इट्स सेक्रेड टू इंश्योर कि लोगों को फेयर जस्टिस मिले बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, और टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर नजर रख सके। एक तरह से इट्स द अल्टीमेट सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। मेक सेंस। नेक्स्ट, एक स्ट्रक्चर फोकस्ड क्वेश्चन। फॉर एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, शुड यू डायरेक्टली स्टार्ट विद द एनजेआईसी फीचर्स या पहले कोलिजियम सिस्टम का बैकग्राउंड सेट करना चाहिए? Always set the background first. Context is king. कोलिजियम सिस्टम की ब्रीफ हिस्ट्री बताने से लिसनर को ये समझ में आता है कि एनजेआईसी की जरूरत ही क्यों पड़ी। इट शोज अ डीपर, मोर लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कंटेंट अगेन, एनजेआईसी में 2 एमिनेंट पर्सन्स का इंक्लूजन आखिर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था? व्हाट वाज द बिग डील? क्योंकि उनकी सिलेक्शन कमेटी में एग्जीक्यूटिव यानी पीएम का बड़ा रोल था। इससे डर था कि रूलिंग पार्टी अपने पसंद के लोगों को एमिनेंट पर्सन्स बनाकर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल सकती है। सो दैट्स अ बिग डील ना। स्ट्रक्चर टाइम। अपने एक्सप्लेनेशन में इम्प्लीकेशन सेक्शन को और इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जा सकता है? इट क्लियर बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन यूज करके एक्सप्लेन करो कि एनजेआईसी आने से पहले क्या था और इस जजमेंट के बाद क्या बदला। क्लियर पॉइंटर्स यूज करना जैसे रेस्टोरेशन ऑफ कोलिजियम या कर्टेलमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव रोल, इससे इम्पैक्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। कंटेंट। व्हाट डज द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रियली मीन? सिंपल शब्दों में, ये एक जुडिशियली क्रिएटेड डॉक्ट्रिन है जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, बट वो उसके फंडामेंटल फीचर्स को चेंज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सोचो, आप घर को रेनोवेट कर सकते हो पर उसकी नींव यानी फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते। फीचर्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और जुडिशियल इंडिपेंडेंस आर दैट फाउंडेशन। लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन ऑन स्ट्रक्चर। कंक्लूजन में सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करना काफी है, जैसे मॉप इज नीडेड, या उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना बेटर है? ऑलवेज एक्सप्लेन ब्रीफली। जस्ट मॉप बोलना काफी नहीं है, आगे क्यों ऐड करो। जैसे रिवाइज्ड मोप इज नीडेड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कोलिजियम सिस्टम। इससे आपके सजेशन में सब्सटेंस आ जाता है। दिस इज सुपर क्लियर। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस टू योरसेल्फ। The Supreme Court struck down the NJAC Act to uphold the basic structure of the Constitution, specifically the non-negotiable principle of judicial independence. Just try to rehearse this. A landmark showdown जहां सुप्रीम कोर्ट ने फर्मली एस्टैब्लिश किया कि जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात आती है तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव के विल से ऊपर है। तो ये था एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का एक क्लासिक केस। बट द जुडिशरी डजंट जस्ट पुश बैक, कभी-कभी वो आगे बढ़कर उन एरियाज में भी जाती है जो ट्रेडिशनली लेजिस्लेचर के हैं। Let's explore this. Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of a large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. Broad, micro theme, judiciary versus legislature. हाँ, यहाँ फोकस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर, यानी PILs पर। क्वेश्चन ये है कि जब कोर्ट्स PILs के थ्रू गाइडलाइंस इशू करते हैं तो क्या वो लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं, और अगर हाँ तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि लॉ मेकिंग तो मतलब लेजिस्लेचर का काम है। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है दिल्ली का CNG कन्वर्जन केस। शहर में पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल था और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कुछ खास कर नहीं रही थी। सही। तब एक PIL फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके गाइडलाइंस इशू की, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पर कन्वर्ट करना। इफेक्टिवली कोर्ट ने एक पॉलिसी बनाई। दिस इज जुडिशियल लेजिस्लेशन इन एक्शन। कूल ना? परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर द इंट्रोडक्शन यू मस्ट फर्स्ट डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, आर्टिकल 50 का जिक्र करके। इसका एम है पावर को कॉन्सेंट्रेट होने से रोकना। फिर इंट्रोड्यूस करो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन, जहां कोर्ट्स गाइडलाइंस बनाते हैं विच सीम्स टू क्रॉस इनटू द लेजिस्लेचर्स डोमेन। और इम्पैक्ट दिखाने के लिए कोई डेटा? हाँ, एक स्टेटिस्टिक मेंशन करना मत भूलना। फॉर इंस्टेंस, मोर देन 1 लाख PILs वर फाइल्ड इन द SC इन 2021 अलोन। ओके, अब बॉडी पर आते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझाना होगा। Yes, in the body, first, you need to explain the underlying concepts. You must talk about judicial review under Articles 32 and 226, जो कोर्ट्स को legislative और executive actions को चेक करने की पावर देता है। फिर लिंक करो कि PILs इसी पावर का एक एक्सटेंशन है। इसका क्लासिक एग्जांपल है विशाखा गाइडलाइंस। राइट, वर्कप्लेस हैरेसमेंट वाला केस। हाँ, जहां उस टॉपिक पे कोई लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई जो तब तक लॉ की तरह चली जब तक पार्लियामेंट ने एक्ट नहीं बनाया। Next, the core of the question, the justification. Why are PILs and the guidelines they will produce necessary? What's the justification for PIL guidelines? तो इसके 3 सॉलिड जस्टिफिकेशंस हैं। Executive inaction and legislative vacuum.
जब एग्जेक्टिव फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है या किसी इशू पर लॉ ही नहीं होता, तब जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ता है। Constitutional mandate. Under Article 32, the Supreme Court is the guardian of fundamental rights. ये उनकी ड्यूटी है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एक्सेस टू जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। PILs ने उन लोगों को आवाज दी है जो ट्रेडिशनली कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते थे, जैसे कि बॉन्डेड लेबर केसेस या राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के केसेस। पर इस पावर प्ले में बैलेंस बहुत जरूरी है। So how does the court balance the separation of powers? ऐसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सही सवाल। What's fascinating here is the concept of judicial self-restraint. Courts usually political question doctrine follow करते हैं और pure policy decisions executive पर छोड़ देते हैं। वो ये decide नहीं करते, for example, कि tax rate क्या होना चाहिए। अच्छा। Secondly, they opt for collaborative governance. Courts खुद policy implement नहीं करते, बल्कि monitoring committees बनाते हैं या executive को time-bound directions देते हैं। They work with the executive, not replace it. और आखिर में? Conclusion? Yes. एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन सजेस्ट करो कि PILs को एडमिट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि फ्रिवलस पिटिशंस फिल्टर हो सकें, Right. ताकि सिस्टम का मिसयूज ना हो। बिल्कुल। और एग्जीक्यूटिव्स की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि गवर्नेंस गैप्स कम हो, और जुडिशियल डायरेक्टिव्स का एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। चलो इसको भी तोड़ते हैं कुछ सवालों से। कंटेंट क्वेश्चन, इज जुडिशियल एक्टिविज्म अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी? इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड दोस्त। इट्स गुड जब वो गवर्नेंस गैप्स को फिल करता है और गरीबों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है, बट इट कैन बी बैड अगर वो जुडिशियल ओवररीच बन जाए और सेपरेशन ऑफ पावर्स के डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब करे। स्ट्रक्चर क्वेश्चन, अपने एक्सप्लेनेशन में PILs के जस्टिफिकेशन को सबसे कन्विंसिंग कैसे बनाया जा सकता है? यूज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट। प्रॉब्लम, एग्जीक्यूटिव इनएक्शन और लेजिस्लेटिव वैक्यूम। सॉल्यूशन, जुडिशियल इंटरवेंशन वाया PILs टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। इसको सपोर्ट करने के लिए हर पॉइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जैसे विशाखा गाइडलाइंस यूज करो। गुड वन। कंटेंट, आर्टिकल 32 और 226 में क्या बेसिक डिफरेंस है, सिंपल वर्ड्स में? आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जो आपको फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को एक ब्रॉडर पावर देता है फॉर बोथ फंडामेंटल एंड अदर लीगल राइट्स। हाउ डू यू इंश्योर योर एक्सप्लेनेशन इज बैलेंस्ड एंड नॉट वन साइडेड? मतलब जुडिशरी को हीरो या विलेन बनाने से कैसे बचाएं? यू मस्ट एक्नॉलेज बोथ साइड्स। PILs को जस्टिफाई करो, बट जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेंट और ओवररीच के रिस्क्स को भी डिस्कस करो। That shows a critical and mature understanding of the topic. The Vishakha guidelines are a classic example. Can you think of another one from a different field? The MC Mehta cases on environmental pollution are a perfect example. उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा पोल्यूशन से लेकर दिल्ली में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तक कई डायरेक्टिव्स दिए हैं जो पॉलिसी की तरह काम करते हैं। Last one on structure. Conclusion में क्या आपको एक रेडिकल सोल्यूशन प्रपोज करना चाहिए, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स मेंटेन करने के लिए PILs को बंद कर दो? नो, नेवर। वो एक एक्सट्रीम और इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा। द अप्रोच शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड। बेटर गाइडलाइन सजेस्ट करना सही तरीका है, ना कि रेडिकल चेंजेस। Perfect. Now, just for a moment, try saying this line out loud. While PILs can seem like judicial legislation, they are a constitutionally justified response to executive inaction and a vital tool to uphold fundamental rights. Go on, practice it. In short, PILs are a form of judicial activism जो separation of powers को challenge कर सकती हैं, but वो अक्सर justified और ज़रूरी होती हैं जब दूसरी branches fail हो जाती हैं। So we've seen the judiciary stepping in to fill gaps. लेकिन क्या जुडिशरी पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर की अल्टीमेट पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेक कर सकती है? Let's find out. The Supreme Court of India keeps a check on the arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. Broad micro theme. Judiciary versus legislature. के तहत पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की इमेंस पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्वेंट किया ये कहने के लिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो पर उसकी नींव यानी फाउंडेशन को नहीं तोड़ सकते। This is such a powerful idea. तो इसका एनालॉजी सोचो, यू हैव द ब्लूप्रिंट्स टू अ हिस्टोरिक बिल्डिंग। आप उसे रेनोवेट कर सकते हो, नए फ्लोर्स ऐड कर सकते हो, इंटीरियर्स चेंज कर सकते हो, हाँ, बिल्कुल। बट यू कैन नॉट डिमोलिश इट्स फाउंडेशनल पिलर्स, वरना पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। वो पिलर्स ही बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म। एग्जैक्टली। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। For the introduction, you should start by explaining Parliament's power to amend under Article 368. फिर थोड़ा tension create करो by mentioning the political context of the 1970s, especially the 42nd Amendment, जिसने constitutional amendments को judicial review से immune बनाने की कोशिश की. This sets the stage perfectly for the Supreme Court's intervention. Now for the body. यहाँ हीरो कौन है? Which case is the superstar? The undisputed hero is the landmark केशवानंदा भारती केस 1973. ये जरूर मेंशन करना है। Right. इसी केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश किया। इसके बाद यू शुड लिस्ट सम ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कोर्ट ने टाइम के साथ आइडेंटिफाई किए हैं।
फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये एग्जांपल्स आपके एक्सप्लेनेशन को सॉलिड बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्रिटिकली डिस्कस करने को कहता है। सो वी नीड टू शो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन? इसके नेगेटिव्स क्या हैं? करेक्ट। चलो दोनों साइड्स देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ने से रोकता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्व। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे जुडिशियल ओवररीच होता है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई क्लियर रिटन डेफिनेशन नहीं है, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। और इससे पॉलिसी पैरालिसिस का भी रिस्क होता है ना? में एक बैलेंस्ड व्यू, आई अज्यूम बिल्कुल। अ बैलेंस्ड कंक्लूजन इज की। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल ओवरसाइट के बीच एक डेलिकेट बैलेंस जरूरी है। The doctrine is essential, but there is a need for dialogue between the judiciary and the legislature. It's not about confrontation, but about constitutional harmony. Time for a quick cross-examination. कंटेंट। केशवानंद भारती केस इतना लैंडमार्क क्यों माना जाता है? और वो सो स्पेशल अबाउट इट? क्योंकि इसने पहली बार पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर एक परमानेंट लिमिट लगा दी। It literally saved Indian democracy from a potential future जहां एक पार्टी with a huge majority कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी को बदल सकती थी। क्रिटिकल एनालिसिस सेक्शन को इफेक्टिवली कैसे यूज करें टू मेक अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट? एक सिंपल मेंटल टी टेबल बनाओ। पॉजिटिव्स एक तरफ, चैलेंजेस दूसरी तरफ। दोनों पर्सपेक्टिव्स को फेयरली एड्रेस करो और फिर अपने कंक्लूजन में समझाओ कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है। इससे लगता है कि आपने इशू को हर एंगल से सोचा है। Is the basic structure doctrine actually written anywhere in the constitution? नो, इट्स नॉट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो फैसिनेटिंग। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्रिएट किया है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इटसेल्फ। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 368 से शुरू करना बेहतर है या केशवानंदा भारती केस से? पहले पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 368 से शुरू करो, फिर एससी के चेक केशवानंदा केस को एक रिस्पॉन्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करो। इससे एक लॉजिकल नैरेटिव फ्लो बनता है। हियर्स द पावर एंड हियर्स द चेक ऑन दैट पावर। पॉलिसी पैरालिसिस का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बोल्ड पॉलिसी चेंजेस या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने में हेजिटेंट हो सकती है, इस डर से कि जुडिशरी उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन बोलकर स्ट्राइक डाउन कर देगी। लास्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन, इस एक्सप्लेनेशन को एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैनशिप की जरूरत पर एम्फसाइज करके जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय हार्मनी पर फोकस करो। Brilliant. For our listeners, try to form this sentence in your mind. The basic structure doctrine, a judicial innovation from the Kesavananda Bharati case, acts as a vital check on Parliament's otherwise vast amendment powers. Just feel the weight of that sentence. इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के कोर के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार्लियामेंट भी अपनी मेजॉरिटी के साथ क्रॉस नहीं कर सकती। अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरनल रिलेशनशिप पर। क्या एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट इतना पावरफुल हो गया है कि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है? The growth of the cabinet system has practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy. Elucidate broad micro theme. Executive versus legislature. ये क्वेश्चन आपसे आसान भाषा में पूछ रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? देखो, ऑन पेपर इंडिया का सिस्टम पार्लियामेंट्री है, मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन रियलिटी में कैबिनेट, जिसे पीएम हेड करते हैं, इतना पावरफुल हो गया है कि पार्लियामेंट का काम काफी हद तक उसके डिसीजंस को अप्रूव करना रह गया है। Let's use a corporate analogy again. सोचो एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी पार्लियामेंट, जो थ्योरेटिकली सबसे पावरफुल है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है और बोर्ड के पास उन्हें अप्रूव करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। दिस इज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द बोर्ड। That's a spot on analogy. चलो इसके डिटेल्स में जाते हैं। For the introduction, you must start by explaining the ideal Westminster model. The executive is responsible to the legislature और parliament supreme है। फिर इंट्रोड्यूस करो the core argument. In practice, due to various factors, executive dominance ने parliament के oversight role को significantly weaken कर दिया है। Okay, let's break down the body. इस executive dominance के पीछे reasons क्या हैं? What are the factors leading to growing executive dominance? What's fascinating here are the tools of dominance. First, the anti-defection law, 10th schedule. स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन का मतलब है कि एमपीज अपनी पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। इससे इंडिविजुअल एमपी की फ्रीडम खत्म हो जाती है और गवर्नमेंट आराम से अपने बिल्स पास करवा लेती है। तो एमपी का अपना ओपिनियन मैटर नहीं करता? बहुत कम। सेकंड, कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेटिव एजेंडा। द एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कस होगा और कब। प्राइवेट मेंबर बिल्स का तो पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिर्फ 14 पास हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और थर्ड, ऑर्डिनेंस पावर एंड मनी बिल्स। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 123 के थ्रू पार्लियामेंट को बाईपास कर ऑर्डिनेंस ला सकता है और स्पीकर, जो यूजुअली रूलिंग पार्टी का होता है, किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर सकता है, जिससे राज्यसभा की पावर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती हैं। आधार एक्ट 2016 इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ना? बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन प्रैक्टिस? इसके मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री मार्जिनलाइजेशन क्या है? हाउ डज इट लुक ऑन द ग्राउंड? इसका असर साफ दिख रहा है। डिक्लाइनिंग डिबेट्स एंड स्क्रूटनी। बिल्स अचानक से इंट्रोड्यूस होते हैं और बिना अच्छी बहस के पास हो रहे हैं।
फॉर इंस्टेंस इन द 17th लोकसभा एक बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ बिल्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए रेफर किए गए। मतलब स्क्रूटनी कम हो गई। बहुत कम। द ऑर्डिनेंस रूट, पार्लियामेंट सेशन से आगे पीछे ऑर्डिनेंसेस लाकर उसे प्रेजेंट करना एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है, जैसे फार्म लॉज 2020 के केस में हुआ था। और कमेटी सिस्टम का क्या? डेल्यूशन ऑफ द कमिटी सिस्टम, इंपॉर्टेंट बिल्स को कमिटी स्क्रूटनी से बाईपास कर दिया जाता है, जहां उन पर डिटेल्ड नॉन पार्टिसन डिस्कशन हो सकती थी। एंड अल्टीमेटली व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग? इससे डेमोक्रेसी को क्या नुकसान है? तो इम्पैक्ट इज सीरियस। इससे लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कम होती है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कम होती है, क्वेश्चन आवर का बार बार डिसरप्ट होना इसका एक साइन है। बजट पर कंट्रोल भी कम होता है। हाँ, वीक बजट कंट्रोल और ऑपोजिशन का रोल कम हो जाता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट्स द कंक्लूजन और द वे फॉरवर्ड? हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहो। स्टैंडिंग कमिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे यूके में है, जहां बिल्स को मैंडेटरी रेफर करना होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म्स की जरूरत है टू एम्पावर इंडिविजुअल एमपीज। और पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट रिसर्च सपोर्ट जैसे पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस से एम्पावर करना चाहिए। रीसेंट पॉजिटिव स्टेप्स जैसे नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एंड डिजिटल संसद को भी मेंशन कर सकते हो। चलो इस पर भी कुछ तीखे सवाल हो जाएं। कंटेंट, What exactly is the anti-defection law and how does it strengthen the executive? ये एमपीज को अपनी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड्स के अगेंस्ट वोट करने से रोकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट जिसके पास मेजॉरिटी है अपने बिल्स आसानी से पास करवा ले, जो इफेक्टिवली पार्लियामेंट को एक नंबर गेम बना देता है और इंडिविजुअल एमपी की कॉन्शियस को साइलेंस कर देता है। इस एक्सप्लेनेशन में डेटा को इफेक्टिवली कैसे यूज करें टू मेक इट मोर कन्विंसिंग? स्पेसिफिक क्रेडिबल डेटा पॉइंट्स यूज करो, जैसे लेस देन 15% ऑफ बिल्स रिफर टू कमिटीज इन द 17th लोकसभा या ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास्ड सिंस 1952। डेटा आपके आर्गुमेंट को वेट और क्रेडिबिलिटी देता है। ये यूज ओपिनियन से फैक्ट बना देता है। मनी बिल का कॉन्सेप्ट इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि सिर्फ लोकसभा, जहां गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, उस पर सिग्निफिकेंट पावर रखती है। राज्यसभा सिर्फ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए एक नॉर्मल बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना राज्यसभा की स्क्रूटनी को बाईपास करने का एक क्लेवर तरीका माना जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स लिस्ट करना काफी है, जैसे डिक्लाइनिंग डिबेट्स, या उनका इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन करना चाहिए? Always explain the impact. सिर्फ declining debates मत बोलो, आगे जोड़ो, which compromises the quality of legislation and reduces the accountability of the executive to the people's representatives. Connect the what to the so what. पार्लियामेंट में विप का क्या रोल होता है, सिंपल वर्ड्स में? एक whip एक पार्टी ऑफिशियल होता है जो एक डिसिप्लिन मास्टर की तरह होता है। वो इंश्योर करते हैं कि एमपीज पार्लियामेंट सेशंस अटेंड करें और पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट करें। विप को वायलेट करने पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वे फॉरवर्ड को प्रैक्टिकल कैसे साउंड करवाएं, ना कि सिर्फ आइडियलिस्टिक? कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करो, जैसे मैंडेटरी रेफरल ऑफ बिल्स टू कमिटीज, ना कि वेग आइडियलिस्टिक आइडियाज जैसे पॉलिटिशियंस शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सिस्टम लेवल चेंजेस पर फोकस करो, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर पर। Awesome. Let's try and articulate the central idea. Practice saying this. The executive's dominance, fueled by the anti-defection law and its control over the legislative agenda, has led to a noticeable marginalization of Parliament's core oversight functions. In short, on paper, Parliament supreme है, लेकिन practice में एक powerful cabinet increasingly सारे shots ले रही है, जो इंडिया की parliamentary democracy की health पर serious questions उठाता है। एग्जीक्यूटिव की ये पावर सिर्फ सेंटर में ही नहीं, स्टेट्स में भी एक बड़ा टॉपिक है। चलो अब गवर्नर की पावर्स पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. Broad micro theme: executive versus legislature. ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहला, गवर्नर ऑर्डिनेंस कब ला सकता है, और दूसरा, क्या एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार लाना यानी री-प्रोमलगेट करना लीगल है। बेसिकली गवर्नर जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती तो जरूरत पड़ने पर एक टेम्पररी लॉ यानी ऑर्डिनेंस बना सकता है, लेकिन इस पावर का मिसयूज भी हो सकता है। Imagine a school principal. स्कूल में एक अर्जेंट रूल लाना है, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग यानी लेजिस्लेटर सेशन अगले महीने है। राइट। प्रिंसिपल यानी गवर्नर एक टेम्पररी नोटिस यानी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, लेकिन अगर वो हर महीने बिना काउंसिल से डिस्कस किए उसी नोटिस को दोबारा इशू करता रहे तो वो काउंसिल की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है। दिस इज री-प्रोमulgation. समझे? That's a very clear analogy. चलो ब्रेक डाउन करते हैं। For the introduction, you should position the governor's ordinance power under Article 213 as an extraordinary measure for emergency governance. Create the central conflict. ये एक यूजफुल टूल है इमरजेंसीज में, बट इस पर स्ट्रॉन्ग चेक्स की जरूरत है to prevent its misuse to bypass the democratic process. Okay, body, let's tackle the first part. Essential conditions for the governor's legislative powers. क्या conditions है? Yes, there are clear conditions. First, under the constitutional framework of Article 213,
कंडीशन 1 इसकी स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या दोनों हाउसेज सेशन में नहीं होने चाहिए। कंडीशन 2 इज कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में गवर्नर को प्रेसिडेंट से प्रायर इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती हैं। फिर आते हैं प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। कंडीशन 3 है कि गवर्नर को सैटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं जो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती हैं। कंडीशन 4, ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर हो सकता है जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है। एंड कंडीशन 5, इट कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स। Now for the second more controversial part of the question, the legality of repromulgation of ordinances. ये legal है या नहीं? What's fascinating here is कि judiciary इस पर कितनी clear और firm रही है. The Supreme Court has declared repromulgation to be unconstitutional. Unconstitutional, हाँ. आपको 2 लैंडमार्क केसेस के नाम याद रखने, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 and the more recent कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017. इन cases में SC ने repromulgation को fraud on the constitution और एक abuse of power कहा. Fraud on the Constitution. Wow. Yes, the core principle is कि हर ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के सामने रखना ही होगा, जिसे रीप्रोमल्गेशन क्लेवरली बाईपास करता है। और कंक्लूजन में क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए? The conclusion should summarize the main point. Repromulgation is unequivocally unconstitutional. You should state that the Supreme Court's judgments have strengthened constitutional democracy by preventing the executive from bypassing the legislature, which is the primary lawmaking body. It's a victory for democratic principles. Let's break this down further with some questions. Content. The governor's satisfaction की immediate action is necessary. क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? Yes, it can be. सुप्रीम कोर्ट ने कूपर केस 1970 में कहा था कि गवर्नर सैटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है अगर वो मालाफाइड यानी बैड फेथ इंटेंशंस पर बेस्ड हो या एक क्लियर अब्यूज ऑफ पावर हो। ये कोई एब्सोल्यूट अनचेक्ड पावर नहीं है। The question has 2 distinct parts. While explaining, should you mix them or address them separately with clear headings? Absolutely address them separately. Clear headings जैसे essential conditions for promulgation और legality of repromulgation यूज करने से आपका explanation structured, easy to follow और ये इंश्योर करता है कि आपने क्वेश्चन के हर पार्ट को डायरेक्टली आंसर किया है। The DC Wadhwa case is so famous. इसके पीछे स्टोरी क्या थी? It's an incredible story. बिहार में एक सिंगल ऑर्डिनेंस 14 years तक रीप्रोमलगेट किया गया। ऐसे hundreds of ordinances को जिंदा रखा गया बिना लेजिस्लेचर से पास करवाए। DC वाधवा एक प्रोफेसर ने इस पे रिसर्च की और एक PIL फाइल की जिससे ये लैंडमार्क जजमेंट आया। कंक्लूजन को इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल कैसे बनाएं? सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को रीआइट्रेट करो, जैसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कंक्लूजन को इस पावरफुल फ्रेज से कनेक्ट करना और उसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अपहोल्ड करने के ब्रॉडर थीम से लिंक करना उसे बहुत इम्पैक्टफुल बनाता है। एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ कितनी हो सकती है? 6 months and 6 weeks. 6 months लेजिस्लेचर के 2 सेशंस के बीच का मैक्सिमम अलाउड गैप है और जब सेशन शुरू होता है तो ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करना होता है, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है। One last structure question. Should you mention recent data, if available, about the trend of ordinances? Yes, definitely. अगर आपको पता है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन का ट्रेंड हाल ही में डिक्लाइन हुआ है तो उसे मेंशन करना दिखाता है कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड है और एक स्टैटिक पॉलिटी टॉपिक में एक कंटेम्पररी डायनामिक एंगल ऐड करता है। This is great. Now try to say this out loud to really get it. The repromulgation of ordinances is a fraud on the Constitution because it deliberately bypasses legislative scrutiny and violates the separation of powers. In short, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए है और एक ऑर्डिनेंस को बार बार री इशू करना बिना लेजिस्लेटिव अप्रूवल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का टसल स्टेट्स में तो है ही, बट देयर इज अ स्पेशल केस, दिल्ली। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच का पावर स्ट्रगल हमेशा न्यूज में रहता है। चलो उसे समझते हैं। Whether the Supreme Court judgment July 2018 can settle the political tussle between the LT governor and elected government of Delhi. Examine. Broad micro theme, executive versus legislature. The heart of this question is, क्या Supreme Court के 2018 judgment ने दिल्ली की पावर फाइट को सॉल्व कर दिया? जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में LG जो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच हमेशा पावर को लेकर एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। 2018 में SC ने क्लियर करने की कोशिश की कि किसका क्या रोल है, बट द फाइट इज फार फ्रॉम ओवर। The analogy for this is like a corporate branch office. इलेक्टेड गवर्नमेंट ब्रांच मैनेजर है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। LG हेड ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव है जिसे चीजों को ओवरसी करने के लिए भेजा गया है। 2018 का जजमेंट एक नई कंपनी पॉलिसी यानी रूल बुक जैसा था जो उनके रोल्स को क्लैरिफाई करता था। सही। बट ब्रांच मैनेजर और हेड ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही पॉलिसी को अपने अपने फेवर में इंटरप्रेट कर रहे हैं।
स्पेशली इस पर कि की एम्प्लॉइज यानी सर्विसेज को कौन कंट्रोल करेगा? That's a perfect analogy. चलो इसको अनपैक करते हैं. For the introduction, you should start by setting the context of Delhi's unique administrative status as a national capital territory under Article 239AA. Introduce the central conflict between the LG and appointee of the centre and the elected government over administrative authority. ओके, बॉडी। सबसे पहले व्हाट वर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018? इस जजमेंट में क्या-क्या कहा गया था? 3 मेन चीजें याद रखनी है. The LG is bound by the aid and advice of the Council of Ministers on all matters, except 3 reserved subjects: public order, police and land. कोर्ट ने कहा कि एलजी एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं हो सकते. उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. ये फ्रेज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट को हर मैटर पर एलजी का कंकरेंस लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना है. लेकिन अगर सब कुछ क्लियर हो गया था तो फाइट कंटिन्यू क्यों हुई? What were the challenges in implementation? What's fascinating here is the aftermath, जो दिखाता है कि political battles जुडिशियल verdicts के बाद भी कैसे चलती रहती हैं. First, the GNCTD Amendment Act 2021 पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया. इस एक्ट ने इफेक्टिवली एलजी को और पावर दे दी बाय मैंडेटिंग कि उनका ओपिनियन हर एग्जीक्यूटिव एक्शन से पहले लेना होगा. इसने 2018 जजमेंट की स्पिरिट को ऑलमोस्ट नलिफाई कर दिया. और सर्विसेज वाला इशू? हाँ, एक कंटिन्यूड डिस्प्यूट ओवर सर्विसेज यानी कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स चलता रहा. ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था जो फाइनली मई 2023 में एक और एससी वर्डिक्ट में दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में सेटल हुआ. Only to be undone by a central ordinance immediately after. एग्जैक्टली. So what does this all mean for the future? Solution क्या है? What is the way forward? सिर्फ जजमेंट एक पॉलिटिकल तसल को सॉल्व नहीं कर सकता. द वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज फॉर कंसल्टेशन बिटवीन द एलजी एंड द गवर्नमेंट. एक रोबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की जरूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट की जरूरत है. द फाइनल लाइन शुड बी कि सोल्यूशन विलिंगनेस पर ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ जुडिशियल वर्डिक्ट्स पर. लेट्स आस्क सम प्रोबिंग क्वेश्चंस. कंटेंट. Why does Delhi have such a complicated governance structure, unlike other states? क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है. सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फंक्शनिंग के लिए और फॉरेन एम्बेसीज और डिग्निटरीज से डील करने के लिए सिक्योरिटी, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर जैसे एस्पेक्ट्स पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल चाहिए. इसलिए ये यूनिक ड्यूल पावर स्ट्रक्चर है. अपने एक्सप्लेनेशन में क्या सिर्फ 2018 के जजमेंट पर फोकस करना चाहिए या 2021 एक्ट और 2023 वर्डिक्ट जैसे लेटर डेवलपमेंट्स को भी मेंशन करना चाहिए? यू मस्ट मेंशन लेटर डेवलपमेंट्स. क्वेश्चन पूछता है कि क्या 2018 का जजमेंट टसल को सेटल कर सका. बाद के इवेंट्स जैसे 2021 एक्ट और 2023 ऑर्डिनेंस ये प्रूव करने के लिए क्रूशियल एविडेंस है कि वो इश्यू को पूरी तरह से सेटल नहीं कर सका. द फ्रेज एड एंड एडवाइस का एक्चुअल मतलब क्या है? इज इट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन? नो, नॉट एट ऑल. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस जनरली हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या गवर्नर, एलजी पर बाइंडिंग होता है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, सिर्फ एक सजेशन नहीं. कंक्लूजन को कैसे फ्रेम करें टू शो अ न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इशू? एक सिंपल येस या नो आंसर से बचो. कंक्लूड करके कहो कि जबकि जजमेंट ने क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी दी, एक डीपली पॉलिटिकल इशू का फाइनल रेजोल्यूशन पॉलिटिकल विल और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन मांगता है, ना कि सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स. What was the main point of the GNCTD Amendment Act 2021? What did it change? इसने एसेंशियली स्टेट किया कि कई मैटर्स के लिए दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा. ये एलजी को और बाय एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्टेड गवर्नमेंट पर ज्यादा पावर देने का एक डायरेक्ट मूव था. Last one on structure. वे फॉरवर्ड को प्रैक्टिकल कैसे साउंड करवाएं? कॉन्क्रीट मैकेनिज्म सजेस्ट करो, जैसे एसओपीज और एक परमानेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसमें दोनों साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, ना कि सिर्फ ये कहना कि दे शुड कोऑपरेट. Practical solutions are always better. Great breakdown. Let's practice the core idea. The 2018 Supreme Court judgment aimed to create a balance, clarifying that the LG is bound by the aid and advice of the government, but subsequent legislative and political moves have kept the tussle for power alive. Try to rehearse that. In short, Supreme Court ने दिल्ली के पावर स्ट्रगल में एक क्लियर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन नए लॉज और डीप पॉलिटिकल मिसट्रस्ट का मतलब है कि कंट्रोल की लड़ाई अभी खत्म होने से दूर है. We've talked about ordinances in the context of governors, but this power exists at the center too, with the president. This brings us to our final and perhaps most fundamental question. क्या ये ordinance power होनी भी चाहिए? Resorting to ordinances has always raised concern about the violation of the spirit of separation of power doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate, analyze whether the decision of the Supreme Court on the issue has further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate the ordinances be repealed? Broad micro theme. Executive versus legislature. This is a big one. ये ordinance power का एक deep 360 degree analysis मांग रहा है. देखो, आर्टिकल 123 एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने की पावर देता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती. सवाल ये है कि इसके जस्टिफिकेशंस क्या है, एससी के जजमेंट्स ने इसको रोका है या बढ़ाया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पावर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? सोचो, एकदम से एक न्यू डेंजरस साइबर अटैक का खतरा आ गया और यू नीड अ न्यू लॉ टू डील विद इट इमीडिएटली.
बट पार्लियामेंट छुट्टी पर है। यहाँ ऑर्डिनेंस पावर एक लाइफ सेवर है। सही, बट ऑन द अदर हैंड अगर एग्जीक्यूटिव हर छोटी मोटी चीज के लिए इस पावर को यूज करने लगे तो वो इफेक्टिवली पार्लियामेंट को रिडंडेंट बना रहा है। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। Exactly. Okay, let's break this down for our introduction. You should start with this core tension. Ordinance power एक necessary evil है। ये जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए जरूरी है, बट ये इनहेरेंटली सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन को थ्रेटन करती है। आप दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस ऑफ 2023 जैसा रीसेंट एग्जांपल देकर इसकी कंटेम्पररी रेलेवेंस दिखा सकते हैं। बॉडी, लेट्स स्टार्ट विद द जस्टिफिकेशन। व्हाट इज द रैशनल फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? व्हाई डज इट इवन एग्जिस्ट? तो 3 सिंपल जस्टिफिकेशंस हैं। टू फिल अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, अर्जेंट मैटर्स को एड्रेस करने के लिए जब पार्लियामेंट रिसेस में हो, पार्लियामेंट साल के 365 दिन नहीं मिलती। टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस, अनफोर्सीन क्राइसिस से डील करने के लिए जैसे पैंडेमिक या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जिसके लिए इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कभी-कभी स्मूथ गवर्नेंस को फैसिलिटेट करने के लिए क्विक लीगल बैकिंग की जरूरत होती है। नाउ फॉर द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट्स रोल एंड इम्पैक्ट। क्वेश्चन पूछता है कि क्या एससी के डिसीजंस ने इसे फैसिलिटेट किया है? दैट्स अ वेरी क्रिटिकल टेक। What's fascinating here is the nuance. एक तरफ एससी ने कृष्ण कुमार सिंह 2017 केस में साफ कहा कि रीप्रोमulgation कॉन्स्टिट्यूशन पर एक फ्रॉड है, ये एक चेक है। राइट। However, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एससी इनिशियल प्रोमल्गेशन पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा है। इसने इमरजेंसी या इमीडिएट एक्शन को आखिरकार क्लियर डिफाइन नहीं किया है, जिससे एग्जीक्यूटिव के लिए एक लूप होल छोड़ दिया है कि वो इस पावर को नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज कर सके। तो एक तरह से बाउंड्रीज को अच्छे से डिफाइन ना करके इसने इसके यूज को इनएडवर्टेंटली अलाउ किया है। हाँ, बिल्कुल। दिस इज द एनालिसिस पार्ट एंड नाउ द फाइनल बिग डिबेट। शुड दिस पावर बी रिपील्ड? इसे खत्म कर देना चाहिए? यहाँ यू मस्ट प्रेजेंट बोथ साइड्स। आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिपीलिंग, ये एक कॉलोनियल एरा प्रोविजन है जो एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करता है क्योंकि ये पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन को बाईपास करता है। ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच को अलाउ करता है और सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्पिरिट को वायलेट करता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिपीलिंग, ये जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, जैसे टाइम लिमिट के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की मैंडेटरी नीड, और कई सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में एग्जीक्यूटिव डिक्रीज के लिए सिमिलर प्रोविजंस हैं। और कंक्लूजन में व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? द फाइनल वर्डिक्ट शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक। एक कंप्लीट रिपील शाहद आंसर नहीं है क्योंकि जेन्युइन इमरजेंसीज हो सकती हैं। द बेटर पाथ इज रिफॉर्म। रिफॉर्म जैसे कि हमें सैटिस्फैक्शन क्लॉज का स्ट्रिक्टर जुडिशियल रिव्यू चाहिए, हर ऑर्डिनेंस की मैंडेटरी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी और इसके यूज के लिए क्लियर गाइडलाइंस। द गोल इज टू प्रिजर्व इट एज अ टूल फॉर लेजिस्लेटिव इमरजेंसीज, नॉट फॉर लेजिस्लेटिव कन्वीनियंस। फाइनल सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस, लेट्स मेक इट काउंट। कंटेंट: If an ordinance is passed and then Parliament does not approve it, what happens to the actions already taken under that ordinance? जो एक्शंस ऑर्डिनेंस के फोर्स में रहते हुए लिए गए थे वो वैलिड और लीगल रहते हैं। ऑर्डिनेंस सिर्फ फ्यूचर के लिए ऑपरेट करना बंद कर देता है, वो शुरू से वॉइड नहीं होता। The question has 3 distinct parts. अपने एक्सप्लेनेशन में हर पार्ट को कितना स्पेस देना चाहिए? उन्हें रफली इक्वल वेट दो, बट एनालिटिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस के साथ। पार्ट 1 रैशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पार्ट 2 एससीज रोल, वो जगह है जहां आपको अपना क्रिटिकल एनालिसिस दिखाना है। और पार्ट 3 रिपील डिबेट को एक बैलेंस्ड फॉर एंड अगेंस्ट स्ट्रक्चर चाहिए, जिसके बाद आपका अपना सिंथेसाइज्ड कंक्लूजन हो। Is there a significant difference between the President's Ordinance Power, Article 21(3), and the Governor's Art 213? कोर पावर सिमिलर है, बट एक की डिफरेंस है। गवर्नर को कुछ मैटर्स पर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए प्रेसिडेंट से प्रायर इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा मैटर जो हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर सकता हो। ये आर्गुमेंट कन्विंसिंगली कैसे करें कि एससी जजमेंट्स ने ऑर्डिनेंस यूज को फैसिलिटेट किया है, जबकि कृष्ण कुमार सिंह जैसे केसेस इसे रिस्ट्रिक्ट करते दिखते हैं? आप आर्ग्यू करो कि जबकि एससी ने पावर के अब्यूज रीप्रोमलगेशन को स्ट्रांगली चेक किया है, वो उसके यूज इनिशियल प्रोमलगेशन की कंडीशंस को डिफाइन करने में उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा है। ये एक ग्रे एरिया छोड़ देता है जिसे एग्जीक्यूटिव एक्सप्लॉइट कर सकती है। ये एक सटल बट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑर्डिनेंस पावर को जब इंक्लूड किया तो उनका क्या सोचना था? के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वार्न किया था कि इस पावर को ग्रेट कॉशन के साथ यूज करना चाहिए और इसका अब्यूज नहीं होना चाहिए। फाइनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन, शुड इट बी रिपील्ड वाले पार्ट के लिए अपने पर्सनल व्यू को कंक्लूड करने का एक अच्छा तरीका क्या है? मेंड इट, डोंट एंड इट के प्रिंसिपल के साथ कंक्लूड करो। आउटराइट रिपील के बजाय स्पेसिफिक कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स प्रपोज करो। ये एक मैच्योर, प्रैक्टिकल और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाता है जो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। Excellent. Let's practice the concluding thought. Rather than a complete repeal, the ordinance-making power requires stronger institutional checks and stricter judicial review to align its use with democratic principles, not executive convenience. Now you rehearse. इन शॉर्ट, ऑर्डिनेंस पावर एक पावरफुल लेकिन पोटेंशियली डेंजरस टूल है। सोल्यूशन इसे फेंकना नहीं है, बल्कि इस पर और सेफ्टी लॉक्स लगाना है ताकि ये सिर्फ रियल फायर के केस में ही यूज हो। That was a marathon session.
चलो जल्दी से रीकैप करते हैं कि हमने इंडिया के 3 बड़े पिलर्स के बीच के पावर डायनामिक्स के बारे में क्या सीखा। बिल्कुल। लेट्स समराइज। ऑन एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, हमने देखा कि एनजेएसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन माना, इवन अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ऑन जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, हमने 2 एंगल्स देखे। पहला, पीआईएल्स के थ्रू जुडिशरी गवर्नेंस गैप्स फिल करती है, भले ही वो लॉ मेकिंग जैसा दिखे, क्योंकि वो खुद को फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर मानती है। दूसरा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशरी का अल्टीमेट वेपन है टू इंश्योर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को ऑल्टर ना कर सके। ऑन एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, यहाँ हमने एक वाइड स्पेक्ट्रम देखा। कैबिनेट सिस्टम की डोमिनेंस से पार्लियामेंट का रोल कम हो रहा है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर का मिसयूज एक कांस्टेंट थ्रेट है। दिल्ली का एलजी वीएस गवर्नर टसल एक क्लासिक पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का एग्जांपल है, और ऑर्डिनेंस पावर इन जनरल एक जरूरत है, बट उस पर स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना बहुत जरूरी है। बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट डायनामिक बैलेंसिंग एक्ट। हर पिलर दूसरे पर नजर रखता है और इसी फ्रिक्शन से डेमोक्रेसी का इंजन चलता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम, राइट? एब्सोल्युटली। और अब लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट टू टेक अवे। हाँ, ये सोचना, हमने इतना कुछ डिस्कस किया अबाउट फ्रिक्शन, चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन द 3 पिलर्स। ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, बट इज इट? क्या एक ऐसी आइडियल सिचुएशन इमेजिन की जा सकती है जहां तीनों पिलर्स परफेक्ट हार्मनी में काम करें, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन के? और अगर ऐसी हार्मनी अचीव हो जाए तो क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा या बुरा? वुड इट बी अ साइन ऑफ अ परफेक्ट सिस्टम और अ ब्रोकन वन? सोचना इस पर जरूर। अ ग्रेट क्वेश्चन टू पॉन्डर। अगर आज की ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। We'll be back soon with another deep analysis. तब तक, keep thinking and keep learning.